जम्मू कश्मीर के लिए अक्टूबर 2024 बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर JNK UT की पहली इलेक्शंस होना, इलेक्शन का रिजल्ट्स आना और उसके बाद पहली सरकार बनना। एक उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से डेवलपमेंट और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पीस प्रिवेल हो जाएगा। मगर अचानक से 16 अक्टूबर को सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 18 से एकदम दोबारा से टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हो गई। ऐसी टेरर एक्टिविटीज जो कश्मीर में पिछले कुछ सालों से नहीं हुई थी। एक सिविल प्रोजेक्ट के कैंप पर हमला और उसके बाद सीधा टारगेट आर्मी, और आर्मी पे भी ऐसा हमला जो पुंछ या मछेड़ी में जम्मू रीजन में हुआ, वही कुछ देखने को मिला नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के गुलमर्ग जैसे वर्ल्ड फेमस स्काई और हिल रिजॉर्ट में। तो आखिर कारण क्या है? ये सारा कुछ ऑपरेट पाकिस्तान से अगर हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? हमारे साथ दो खास गेस्ट जुड़े हुए हैं। जम्मू से द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा, लंबे समय से डिफेंस को भी कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। और कश्मीर से अहमद अली फयाज साहब हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर भी हैं और लंबे समय से कश्मीर के अंदर हो रहे जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन पर बात करेंगे हम, क्योंकि अच्छे से समझ रखते हैं वो इन सारी सिचुएशन की। फयाज साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो सीक्वेंस ऑफ अटैक्स कश्मीर में पिछले करीबन एक हफ्ते से हुए हैं, इसके मायने क्या है, कारण क्या है, क्या कारण है? क्या टारगेट जो है सिर्फ यही है कि शांति भंग करनी है, पीस को हिट करना है, या कुछ बड़े मायने हैं? एक तो ये देखना है कि ये किस मतलब वक्त पे ये दो, खास तौर से जो दो वाक़ात हुए, जो गैर रियासती लेबरर्स हैं, नॉन लोकल लेबरर्स, इन पे यहाँ पे अटैक्स हुए हैं। अगर आपको याद होगा अक्टूबर 2021 में जिस वक्त यहाँ पे होम मिनिस्टर भी आए थे, अमित शाह जी, उनका प्रोग्राम था अदरवाइज भी यहाँ आने का, तो उस वक्त भी उस महीने में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे। इसके बाद और इससे पहले भी कुछ वाक़ात, इक्का दुक्का वाक़ात यहाँ पे हुए हैं, लेकिन मेजर इंसिडेंट्स यहाँ पे कश्मीर में, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, ये नहीं हुए हैं 2019 फरवरी के बाद, जिस वक्त CRPF पे एक सुसाइड अटैक हुआ था यहाँ पे अवंतीपोरा के करीब नेशनल हाईवे पे, तो जिसमें 40 CRPF के लोग मारे गए थे। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का रिटेलिएशन हुआ था, बालाकोट पे बमबारी हुई थी और एक पाकिस्तान को ये कन्वे किया गया था, एक डेटरेंट क्रिएट किया गया था और ये कन्वे किया गया था कि अगर आप एस्केलेशन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स डिजास्टर्स होंगे। उसके बाद एक वाकई एक डेटरेंट बन गया। पहले 2 साल उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, एका दुक्का किसी जगह पे कोई अटैक वहाँ पे हुआ जम्मू में, यहाँ पे कश्मीर में कोई नहीं। कश्मीर में जो भी इनकाउंटर्स ऑपरेशंस हुए जिसमें कैजुअलिटीज हुई, वो सब के सब ऑपरेशंस 2019 अगस्त के बाद सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने शुरू किए हैं। जम्मू में कुछ जगहों पे उन्होंने हमले किए, कुछ सिविलियंस पे उन्होंने हमले किए, और उसके बाद उन्होंने मतलब पिछले 2-3 साल से तकरीबन 10-15 ऐसे हमले वहाँ पे किए, जिसमें 4 या 5 सोल्जर्स की डेथ हुई। वो बिल्कुल प्रोफेशनली कंडक्टेड हमले थे, एम्बुश बाज़ाब्ता तौर पे। इस किस्म के हमले जम्मू में हुए हैं, कश्मीर में नहीं हुए। यहाँ पे कश्मीर में ये पहली बार है कई साल के बाद, 2019 के बाद से नहीं, कई साल के बाद, कि ये 2 हमले जो हैं, ये मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक रिकॉनेसेंस सर्वे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर, जिसका अंदाज़ा है दोनों जगहों पे एक रिकॉनेसेंस सर्वे हुई, दोनों जगहों पे एक प्लानिंग है, एक ग्रुप कोऑर्डिनेशन है बाज़ाब्ता तौर पे। इसके लिए लोग रखे गए हैं कि किस तरह से करना है, किस तरह से भाग जाना है वहाँ से। ये ऐसा यहाँ पे कई साल से नहीं हुआ, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 6 ईयर्स यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से ये अहम है। अब थोड़ा मैं 1-2 मिनट आपके और भी लेना चाहूँगा, इसलिए कि ये जो जम्मू में ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ, कुछ जो वाक़ात हुए थे जिनका मैंने जिक्र किया, राजौरी पुंछ में, वो ज़्यादा हुए। उसके बाद 9 जून से, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर तीसरी टर्म के लिए शपथ लेने वाले थे, उस वक्त से शिवखोड़ी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में यात्रियों पे हमला हुआ। वो सिविलियन टारगेट थे, वो कोई मिलिट्री टारगेट नहीं थे। उसके बाद कठुआ में एक जगह को छोड़ करके, जहाँ पे एक इनकाउंटर के दौरान एक सिविलियन की डेथ वहाँ पे हुई, बाकी सारे के सारे जो
मिलिटेंट्स के हमले हैं वो सारे पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है। ये तो सीक्वेंस रहे, सीक्वेंस इवेंट। मैं आपसे जानना यही चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं इस सीक्वेंस इवेंट्स को? ये तो आपने बताया सारा कि कब हुआ क्या हुआ। जी, मैं ये बता रहा था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के शपथ लेने के टाइम पे उन्होंने एक चेन स्पेट ऑफ अटैक्स जम्मू में शुरू किया और दूसरा स्पेट ऑफ अटैक्स उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के 4 दिन के बाद शुरू किया। ये बात इसमें सिग्निफिकेंट है, इसको नजरअंदाज करना जरूर मतलब नहीं है, इसको देखना है। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के वजीर आला के हैसियत से 16 तारीख को यहाँ पे हेल्प लिया। मतलब उसके 4 दिन के बाद 20 तारीख को गगनगिर में हुआ, जहाँ पे वो टनल का काम चल रहा था। और मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि उस एरिया में पिछले 35 साल के दौरान कोई एक भी वाक़या टेररिज्म रिलेटेड वहाँ पे नहीं हुआ है। और वही मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। हुआ वो तो हमने रिपोर्ट भी किया, हमने पहले भी डिस्कशन में किया कि ऐसा हुआ, इसके क्या मायने आपको लगते हैं? क्लियरली जो गगनगिर में वाक़या हुआ और ये दूसरा भी, इसमें ये कन्वे किया गया है नंबर 1 कि हम यहीं पे हैं, आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पीस और ये बता रहे हैं कि आप कोई हमारी तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं रख सकता है, वो बात गलत है। हम यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं और उन जगहों पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, ये क्लियर है। दूसरा ये कि जो गगनगिर वाला वाक़ा है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इस पर हमने पहले भी बात की है। ये डायरेक्टली इसका लिंक है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना बॉर्डर है लद्दाख में। तो ये जाहिर है कि कोई ना कोई ताकत इसके पीछे जो नहीं चाहती है कि ये रोड बने, क्योंकि जो 1999 का करगिल वार भी हुआ था उस वक्त भी इस रोड को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई ऐसे प्लान्स बनाए जैसे खरदुंगला वाला टनल और जौजिला वाला टनल। इसमें बहुत मतलब मल्टीपल इसमें कम्युनिकेशन लिंक्स अब बन रहे हैं यहाँ पे, जिनको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना भी कोशिश कर रहा है कि ये ना बने। उन्होंने वहाँ पे जो एयर सेक्टर बन रहा है उसकी भी बड़ी मुखालफत उन्होंने की है, ये तो क्लियर है। इसमें जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। दूसरी सिग्निफिकेंस इसमें यह है कि हम वहाँ पे एक टूरिज्म हब है सोनमर्ग में, ये उसके बिल्कुल करीब हुआ है। ये जहाँ पे हुआ है ये रोड है बिल्कुल जो अमरनाथ यात्री जहाँ से गुजरते हैं, श्रीनगर से बालतल जाते हैं, उसी पैच में ही आता है, ये सोनमर्ग से पहले आता है। फयाज साहब मैं वापस आता हूँ आप पर, मैं पवन जी को एक सवाल लेना चाहता हूँ। आपने 2 पॉइंट जो बहुत अहम कहे वो इसमें ये जो इसके मायने बताए कि एक तो टेररिस्ट ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी कश्मीर में मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी है। दूसरा आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं कि हम जहां चाहे हिट कर सकते हैं। तो पवन जी आपसे मेरा ये सवाल है, जितना आप डिफेंस कवर करते आज तक आए हैं, कि आपको लगता है कि 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद 2 तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त तरीके से काउंटर किया था। एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद फिर बालाकोट हुआ, फिर हमने एयर स्ट्राइक किया। क्या एक ऐसा ही स्ट्राइक करने की जरूरत अभी है या फिर सबसे पहले जरूरत है कश्मीर के अंदर से जो आतंकी मौजूद हैं उनको खत्म करने की? कैसे देखते हैं आप? देखिए इसके 2 पहलू है। एक तो अगर आप कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, फिर से एक स्ट्राइक करने की जरूरत है। इट मीन्स कि आप LOC को फिर पार करेंगे और वहां पर जो कैंप्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय करेंगे। वो कैंप्स में जो टेररिस्ट हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन जो पहले आ चुके हैं उनको जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है, जो यहाँ पर OGW का एक बड़ा नेटवर्क है, वो चाहे कश्मीर प्रोविंस में हो या जम्मू प्रोविंस के 3-4 जिलों में हो, वो पहले ध्वस्त करिए। जो बाहर से आएगा जब उसको शेल्टर मिलेगा तब वो अटैक करेगा, आते ही अटैक नहीं करेगा। उसको वेपन्स भी चाहिए, उसको रोड कनेक्टिविटी भी चाहिए, जो गाइड होगा जो बताएगा, उनको खाने पीने का सामान भी चाहिए। तो उससे पहले कि हम वहाँ स्ट्राइक के बारे में सोचें, वो एक अलग इशू हो सकता है कि प्लानिंग कोई भी हो सकती है, उस पर हम ना तो हम लोगों को बता सकते हैं और ना ही जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, स्ट्रेटेजिक जो लोग हैं, एनालिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे। मेरा ये पॉइंट है कि आप पहले OGW नेटवर्क को ध्वस्त करिए। कश्मीर के भीतर, जम्मू प्रोविंस के भीतर बहुत से लोग हैं, एजेंसीज के पास आंकड़ा है, पहले इनको डिस्ट्रॉय करिए। जब यहाँ पर
OGW नेटवर्क खत्म हो जाएगा। बाहर से आके इस तरह के हमले करने में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अगर कोई आएगा तो फोर्सेस वहाँ पर अलर्ट हैं, चाहे LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, वहाँ पर उनको वो टैकल कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं और वो सक्षम भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे रास्ते हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है और वो होती आ रही है। कुछ ट्रेडिशनल रूट्स हैं, वो फयाज साहब भी जानते हैं कि कश्मीर के भीतर कौन कौन से इलाके हैं, वो चाहे गुरेज का हो, करनाल का हो, उड़ी का हो। इन इलाकों में कुछ ऐसे वो स्पॉट्स हैं, ऐसे रूट्स हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेट होते हैं मिलिटेंट। आप पूरी तरह से काबू नहीं पा सकते हैं क्योंकि बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं, वहाँ पर नाले हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। मौसम के हिसाब से भी जो मिलिटेंट हैं वो अपनी प्लानिंग करते हैं। और दूसरा रजौरी पुंछ का इलाका है और इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, जहाँ जो नीचे से सुरंग खोद के भी आते हैं। दरिया चिनाब के किनारे जो नाले हैं वहाँ से वो तैर कर भी आते हैं। रजौरी पुंछ के बीच बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से मिलिटेंट चारबाहे बनकर भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी जहाँ फेंसिंग के पार भी बहुत से गांव हैं, वहाँ पर उनको शेल्टर मिलता है। जब तक आप OGW नेटवर्क को ध्वस्त पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के हादसों पर, इस तरह के जो वारदातें हैं, पूरी तरह से अंकुश लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है पवन जी, तो फयाज साहब, जैसे पवन जी ने कहा कि OGW नेटवर्क को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है कश्मीर में, मैं आपके इसके साथ एक सवाल ऐड करूंगा। जो आपने खुद भी कहा कि सीक्वेंस ऑफ टेरर इवेंट्स को अगर हम समझें जम्मू कश्मीर में, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले थे उसके कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनट्स पहले, जम्मू के रियासी में एक यात्रियों से भरी हुई बस पे हमला होता है। जब उमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण करते हैं उसके 2 ही दिन बाद एक बड़ा हमला गगनगीर में, गांदरबल में होता है। उसके बाद सेना पर हमला होता है। तो कहीं ना कहीं जो जमात को बड़ी हार मिली है चुनावों में कश्मीर में, ये और जो नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद था आतंकियों का, जो चुनावों के दौरान सिर नहीं निकाल पाया क्योंकि सुरक्षा बहुत कड़ी थी, ये कहीं इलेक्शंस और पॉलिटिक्स से कोई कनेक्टिविटी आप इसकी देखते हैं या फिर पाकिस्तान से सीधा ऑपरेट हो रहा है? नहीं, मैं ये बता सकता हूँ एज समवन जिसने कश्मीर रिपोर्ट किया है, सारी की सारी यहाँ पे मिलिटेंसी जब से यहाँ पे शुरू हुई है। मैं आपको बता सकता हूँ इसका जमात इस्लामी के साथ, ओवरग्राउंड वर्कर्स वगैरह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कम्प्लीटली प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड एंड कैरिड आउट अटैक्स है, जिसमें कश्मीर के मतलब लोगों को हमारी नज़र के मुताबिक कोई जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी होगी, क्योंकि इनको लीकेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये एरिया LOC के करीब है, हमारा अंदाज़ा है कि इन्होंने एक रिकॉनेसेंस सर्वे की होगी और ये प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं, चाहे ये एक्स ट्रूपर्स होंगे पाकिस्तान आर्मी के या वो लोग जो वहाँ पे अफगानिस्तान और दूसरी जंगों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ऐसे लोगों ने ये कार्रवाई सरंजाम दी है। ये लोकल मिलिटेंट्स का काम हमारी नज़र में नहीं है। इसमें वो जो आप बता रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, वहाँ तो पॉपुलेशन ही नहीं है उस एरिया में जहाँ पे ये हुआ है। और जो गगनगिर वाला भी हुआ है, वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन ही नहीं है, तो इसमें वो नहीं। अगर ये अर्बन एरियाज में या हिंटरलैंड जिसको आप कहते हैं, अगर इन एरियाज में होते तो हम कह सकते थे नहीं ये नेटवर्किंग है, ओवरग्राउंड वर्क, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये वही उस टाइप के वाक़ात हैं जो जम्मू में कई उन्होंने सरंजाम दिए हैं और इस तरह के यहाँ पे उन्होंने किए हैं। लेकिन एक तशवीश की बात ये है कि ये जो फॉर एग्जांपल जो कल वाला हुआ, ये गुलमर्ग से बटपथरी तक एक रास्ता जाता है, 10-12 किलोमीटर का रास्ता है। उस रास्ते पे मैं खुद गया हूँ लास्ट ईयर। उस रास्ते पे एक डेंस फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट के बाद आप वहाँ पे कई जगहों पे वहाँ पे आर्मी के पोस्ट्स हैं और जहाँ पे ये नागिन पोस्ट हैं, वहाँ तक बिल्कुल रास्ता साफ था। अभी कभी भी कोई ऐसा वाक़या इस पर नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। अब इससे क्या हो जाता है, इससे खौफ फैल जाता है उन यात्रियों के दिलों में भी जो टंगमर्ग से गुलमर्ग 13 किलोमीटर रास्ते पे जाना चाहते हैं, वो भी इसी के पैरेलल, अब उसके पैरेलल में नहीं कहूँगा, इससे थोड़ा हट के वो भी एक ऐसा ही रास्ता है, डेंस फॉरेस्ट से वो जाता है। एक खौफ फैल जाता है इससे। और आज हमारी इतलात वहाँ से ये है कि जो वहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट है जिसको आप गंडोला कहते हैं, उसको भी आर्जी तौर पे सस्पेंड किया गया है। लोगों में वहाँ पे खौफ फैल चुका है, कुछ टूरिस्ट वहाँ से निकल भी चुके हैं। इसको सरकार के जो हुकाम हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को रिएश्योरेंस दे दे और उनको बताएं कि ये वन ऑफ है, ऐसा नहीं है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और तालमेल, और ख़ास तौर से लोगों के साथ जो तालमेल है
वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। एक ये होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरा होता है इनके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस। टेक्निकल इंटेलिजेंस से उनको पता चलता है कि उनको पिन मिलता है, यहाँ पे मिलिटेंट्स रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, इस तरह के मतलब प्रेजेंस उनको मिलती है। लेकिन एग्जैक्टली ये कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए पता चलता है। इसके लिए तालमेल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ऐसा कोई वाक़या ना हो कि जहाँ से आपकी जो लोकल पॉपुलेशन वो आपके खिलाफ हो जाए। जैसे कि आपने देखा वहाँ जब राजौरी एरिया में वहाँ पे हुआ तो 4 लोग वहाँ पे कस्टडी में वहाँ पे टॉर्चर के ज़रिए वहाँ पे मारे गए। तो इससे क्या हो जाता है, और लोगों और फौज के बीच में वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है, जिसका दूसरा साइड फ़ायदा लेता है। अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या नहीं है। इनका तालमेल बहुत ही एक्सीलेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पॉपुलेशन का यहाँ पे। अनलाइक जम्मू, मुझे इस बात का यकीन है कि जिन लोगों ने कल की कार्रवाई सरंजाम दी है, मुझे लग रहा है कि इन लोगों को किसी न किसी जगह पे अगले 4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मेरा अंदाज़ा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये टेररिस्ट जल्दी मारे जाएंगे, घेरे में आ जाएंगे। पवन जी, दूसरा सवाल, जैसे फयाज साहब कह रहे थे कि लोकल नेटवर्क जो है, आप कह रहे हैं OGW नेटवर्क, वो अब कश्मीर में उतना नहीं बचा है जैसे कि NIA की कार्रवाइयां हुई कश्मीर में पिछले 4-5 सालों से। जबरदस्त तरीके से लोकल मिलिटेंसी खत्म हो गई। जिस तरह फयाज साहब का मानना है कि ये जो कश्मीर में रीसेंट अटैक्स हुए हैं, इसके पीछे सीधे पाकिस्तान से बैठे हुए जो टेररिस्ट ऑपरेटर्स हैं वही ऑपरेट कर रहे हैं, और फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन करके बाहर के फॉरेन मिलिटेंट्स को भेज के सीधे टारगेट देके अटैक हो रहे हैं। तो पवन जी, एक चीज इसमें ऐड ऑन में और करना चाहूंगा। उनका कहना है कि ऐसे में बहुत जरूरत है आर्मी और फोर्सेस का लोकल पॉपुलेशन के साथ लाइजन अच्छा हो, ताकि ये जो बाहर से जो भी लोग आते हैं इनको तुरंत जो घेर के मार गिराया जाए, ताकि टेररिस्ट जो है ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाए और लोकल उनको सपोर्ट नहीं है। आप कैसे देखते हैं ये सारा? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। आप पिछले 30 साल से जी लोकल के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे और कस्बों में जी पुलिस पब्लिक मीट्स होती हैं, आर्मी आए दिन बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, तमाम लोगों के साथ इस मुद्दे को लेकर बातचीत होती है, नंबर शेयर होते हैं कि इन्फो मिलेगा, मिला भी है, बहुत से ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुए हैं, हम नाम नहीं बता सकते, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी की है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो लोकल सपोर्ट जो है वो टेररिस्ट को देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फयाज साहब कह रहे हैं, पर बट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सीमा पार से सीधा आप LOC पार करके आएंगे, आप टारगेट को हिट करेंगे और उसके बाद आप निकल जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि मुझे भी बड़े साल हो गए हैं इन चीज़ों को देखते हुए। लेकिन मैं एक चीज़ बात कहूँगा कि जो अटैक हो रहे हैं ये डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर अटैक के बाद तुरंत जो मुखौटा संगठन हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, दे आर PAFF, TRF एंड अदर्स जो भी हैं, वो तुरंत क्लेम कर लेती हैं और ये भी बोल देती हैं कि नेक्स्ट टारगेट्स ऑन कार्ड्स। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसके पीछे क्या है, कौन लोग इसके पीछे हैं? क्या गवर्नमेंट को गिराने की साजिश है? जो नई सत्ता में आई है, दिल्ली में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कोई भी सरकार, उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश है। हम उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, एक पूरा एक मुआशरा जिसे आप कहते हो, मैं एक नाम नहीं ले रहा हूँ किसी संगठन का या किसी ऐसे व्यक्ति का, मैं एक ग्रुप का नाम ले रहा हूँ, जो एक ऐसा ग्रुप है जो डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहा है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को नहीं देखना चाहता, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। क्योंककि पिछले 10-12 साल से जहाँ पर चुनाव जब नहीं हुए, धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार की ओर से 179 बिगर प्रोजेक्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें टनल्स हैं, हाईवेज हैं, बहुत से और प्रोजेक्ट हैं। तमाम लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार खुला पैसा यहाँ पर दे रही है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों से जो एक मांग की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकल जो है लोगों के मुद्दे नहीं सुने जा रहे, लोगों के मुद्दे जो है वो सरकार तक पहुंचने चाहिए, जहां पर जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत करना है तो चुनाव करवाइए। पवन जी, इसमें मैं एक एड ऑन सवाल आप पे करूंगा। आपको लगता है कि जैसे हम गांदरबल अटैक को देखें तो वो अटैक जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे था, यानी कि जो स्टेट में विकास हो रहा है,
ये वाला जो अटैक था ये कहीं ना कहीं आर्मी व्हीकल के ऊपर है, जो एक स्ट्रेंथ आर्मी मजबूत कर रही है, और खास तौर पे ऐसी जगह पे है गुलमर्ग में, जो कि एक वर्ल्ड फेमस स्काई रिजॉर्ट है, यानी कि ये टूरिज्म पे अटैक है, वो डेवलपमेंट पे अटैक है। तो ऐसे जो अटैक्स हैं कहीं ना कहीं जो पीस की ओर आगे बढ़ रहा था, गवर्नमेंट भी शपथ ले चुकी थी, गवर्नमेंट भी आई, और ऐसे समय पे अटैक हुआ जब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं दिल्ली में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश थी कि जो कश्मीर, नया कश्मीर बन रहा है, उसको हिट किया जाए? तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कौन से लोग हैं। देखिए, इसको आपने पूरा इसको पीछे से समझना शुरू करना होगा। जैसे फयाज साहब कहते हैं ना कि उस ईयर में ये हुआ था तो वहां से लेके वहां तक ऐसा हुआ था। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि आप बात करते हो जम्मू कश्मीर के भीतर दो रीजन की, जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस, दोनों जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, दोनों जगह के अपने अपने मुद्दे हैं, दोनों के अपने अपने नुमाइंदे हैं। अब कहानी यह है कि सरकार सत्ता में आ चुकी है, वो चाहे किसी भी पार्टी को जिसको आंकड़ा पूरा टच कर पाते वो सरकार बना लेते। अब सरकार जहां पर बन गई है, अब यहां से मुख्यमंत्री को केंद्र का सहयोग चाहिए। वो यहां से उठ के निकलते हैं दिल्ली के लिए, वो तमाम मंत्रियों से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात होती है। अब स्टेटहुड के लिए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं का बयान आ जाता है, जब तक आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे तब तक स्टेट का दर्जा नहीं देंगे। अब कहानी यहां पर यह है कि ये पॉलिटिकली बयान हो सकते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक सेटअप को जो मजबूत करने के लिए चुनाव हुए, उन चुनावों में एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। आखिर चुनाव जीतने के बाद ये जो एकाएक अटैक हुए, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, जे उस पार से भी पूरा स्पॉन्सर्ड जो है सिस्टम पाकिस्तान का, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो चाहे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, या फिर एक ग्रुप जो खाड़ी देशों का ग्रुप बना हुआ है, जो टेरर फंडिंग के नाम पे जम्मू कश्मीर के अंदर हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का जो सामान जो यहाँ पहुँचता है, माल जो पहुँचता है, वो जो ग्रुप है कहीं ना कहीं वो सरकार को जम्मू कश्मीर की या फिर केंद्र चलिए, सारा उसको है उसके ऊपर अंकुश लगाने की तैयारी है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है और मुझे लगता है केंद्र सरकार इस पे काम कर रही होगी। हम अपने कोर इशू पे वापस आते हैं। फयाज साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे फिर यही रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ था, जो हमारी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रेंथ शो हुई थी, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो अपना प्रशासन है और आर्मी, जिस तरह से एक मिलकर काम करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था कश्मीर में, क्या ये अटैक उस जॉइंट स्ट्रेंथ के ऊपर अटैक है? अभी साहब जाहिर है कि जो होम का विभाग है, ये पहली बार यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास ये नहीं है जो पहले स्टेट गवर्नमेंट होती थी। इस वक्त ये मरकज के हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। और इसके लिए जो भी यहाँ पे टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट होगा, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इंसिडेंट होगा, वो इल्ज़ाम उमर अब्दुल्ला या उसकी सरकार पे नहीं आएगा, वो आएगा सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस पे। ये सारा दिल्ली के हाथ में है, वो बीजेपी के सर पे आएगा। ये अभी तक क्लियर नहीं है क्या किस किस्म का कोई प्लान इनके पास है जिन्होंने किया है कि हम इस तरह की एक सिचुएशन पैदा करेंगे जहाँ पे ये एक दूसरे को दोष दे देंगे। हाँ, अभी वो ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है। मतलब ये एक ऐसे स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बता रही है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ये लोग वापस कर लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इनको ये लगेगा कि यहाँ पर हालात खराब होने जा रहे हैं मिलिटेंसी वाइज, या जो जिसको एजुकेशनल टेररिज्म ये लोग कहते हैं, मतलब जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हो जाती हैं, तो इनके लिए एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है कि इनके हाथ में ही ना रहे, ताकि इन पे कोई दोष भी ना आए और लोग भी, यहाँ के मकामी लोग भी इनको इसके लिए जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि ये सबको कह सकते हैं कि हमारे हाथ में ही नहीं है। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि इनके बीच में तालमेल है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला दिल्ली गया और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिन लोगों से वो मिले, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हाईवेज मिनिस्टर, इन सब लोगों ने उनका वहाँ पे पुरतपाक इस्तकबाल किया, और जो हमने देखा वहाँ पे इनका तालमेल ठीक लग रहा है। और इसी के साथ साथ इन्होंने वो जो बयानबाजी होती थी दिल्ली से भी, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स की तरफ से, जेएंड के बीजेपी के लीडर्स की तरफ से भी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को और PDP को भी टारगेट किया जाता था कि ये करप्ट पार्टीज हैं, डायनास्टिक पार्टीज हैं वगैरह, वो सारे का सारा रुक चुका है। और उन्होंने एक
मतलब दोस्ती का हाथ उनके साथ बढ़ा दिया, दैट इज़ क्लियर। हालांकि कई लोग इसको इस तरह से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये जो उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के खिलाफ वोट ले लिया है, ये क्या करने गए हैं दिल्ली। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, उनको दिल्ली जाना है। वहाँ पे मरकजी सरकार है, फंड्स का जो फ्लो है वो मरकज से होता है बहुत सारे मामलों में, और जम्मू कश्मीर के मामले में और भी ज़्यादा है। और जब तक ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री का बिल्कुल कंट्रोल रहता है। यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा फिर वो कहेगा मुझे दिल्ली जाना ही नहीं है, या उनको कोई फैक्स भेज देगा या व्हाट्सएप पे पैगाम भेजेगा कि मुझे फंड्स दे दो या ये दो। ऐसा नहीं है। जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से या तो वो इमेच्योर हैं पॉलिटिक्स में, या तो उनका कोई और इनकी नियत है कि एक खलीज, एक दरार बननी चाहिए रियासती सरकार या यूटी सरकार और मरकजी सरकार के बीच में। अभी तक मतलब ये बात बिल्कुल ही क्लियर नहीं है क्या मंसूबा इस किस्म का ऐसा है कि इनके बीच में कोई दरार पैदा होनी चाहिए, वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो अब सब लोगों की नजरें इस चीज़ पे हैं, क्या ये मतलब यही एक दो वाक़यात हुए हैं या इसके बाद होने वाले हैं। अभी तक अप्रहेंशंस अब ये हैं क्योंकि दो साथ साथ में हुए हैं, बैक टू बैक। 16 तारीख को एक फयाज साहब मैं आपका एक आखिरी टेक चाहूंगा इसी चीज पे कि आपको लगता है कि अब एक टाइम आ गया है कि ये सारा जिस तरह से टेररिज्म ने एक दोबारा सर उठाया है, एक क्लिनिकल टच से इसे खत्म किया जाए, इसका खात्मा किया जाए, क्योंकि अब ये राइट टाइम है इसको राइट तरीके से हिट करने का और फिर कश्मीर को आगे लेके जाने का कि जहां नया जम्मू कश्मीर बने। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो टेररिज्म है इसको पॉलिटिकली फाइट करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये आप हिंदुस्तान की बदकिस्मती समझें इस मुल्क की, कि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने इस किस्म की बातें की थी, जिन्होंने टेररिज्म को यहाँ पे बिल्कुल अप फ्रंट उसका मुकाबला किया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे। आपको याद होगा वो बता रहे थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे 96 से 2002 तक, वो कह रहे थे पाकिस्तान पे बमबारी करनी चाहिए हिंदुस्तान को। उन्होंने इस किस्म का शदीद रवैया इख्तियार किया था। लेकिन यहाँ पे मरकजी सरकार ने उस वक्त ऐसे लोगों को गले लगाया, ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे राबिता बनाया जो लोग हिंदुस्तान की सालिमियत और इंटीग्रिटी को चैलेंज करते थे, जो टेररिज्म को ग्लोरीफाई करते थे, जो जमात इस्लामी से लेकर के मिलिटेंट्स तक सभी लोगों के साथ जो बिल्कुल सॉफ्ट थे, फ्रेंडलीज थे, इन लोगों को उन्होंने गले मिलाया। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी अपनी पार्टी का प्रेशर आया कि आप अपने लोगों को क्यों मरवाने जा रहे हैं, ये जो आप टेररिज्म को पॉलिटिकली कंटेस्ट कर रहे हैं, ये आप सिलसिला बंद कर दीजिए। मैं उन एडवाइजर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा जो अब दूसरी पार्टीज में भी चले गए हैं। ऐसे लोगों के दबाव के बाद फारूक अब्दुल्ला ने वो भाषा ही बदल दी और उन्होंने कोई किसी दूसरी ज़बान का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि जब तक वो सिलसिला आप बाज़याब नहीं करेंगे, मतलब मिलिटेंसी को पॉलिटिकली कंटेस्ट करने का, यहाँ पे जो लोग भी हैं सरकार में ही और अपोजिशन में भी हैं, जब तक ये इसको पॉलिटिकली कंटेस्ट नहीं करेंगे तब तक मिलिटेंसी का खात्मा कश्मीर में नहीं होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद फयाज साहब और पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। मगर बात यह है कि जिस तरह से कश्मीर देख रहा है वो रास्ते अलग है और केंद्र सरकार को वाकई में क्लिनिकल टच की जो बात है उस पर लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवाद का अगर खात्मा मेरा एक सवाल है, अगर फयाज साहब सुन सकते हो तो। जी बताइए। फयाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप बोलिए पवन जी, वो सुन रहे हैं। फयाज साहब, सवाल यह है कि जैसा आपने एक हिंट दिया, बहुत अच्छा हिंट था कि वो कौन लोग थे जो पहले इस तरह की सलाह देते थे। अब जो हालात बदल रहे हैं, क्या वो लोग भी बदल गए हैं या वो लोग अभी वहीं पर हैं? देखिए, बात ऐसी है पवन जी, मुझे लगता है कि कुछ कश्मीर की भी मजबूरी है। जिस तरह से फयाज साहब कह रहे थे कि क्लिनिकल टच से बेटर है पॉलिटिकल रास्ता निकाला जाए, मगर मुझे लगता है स्ट्रिक्ट और आयरन हैंड ही है जिससे डील करने की जरूरत है, क्योंकि अटैक डेमोक्रेसी पर हो रहा है और डेमोक्रेटिकल जो हमारा स्ट्रेंथ है उस पर हो रहा है। चाहे हम बातचीत की बात करते हैं, मगर बातचीत की बात तब होगी जब बातचीत से अटैक हो रहे हों। ये अटैक गोली से हो रहे हैं और इसका मुकाबला गोली से करना होगा। क्लिनिकल ही रास्ता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर कोई और क्लिनिकल स्ट्राइक।
फिलहाल इस टेररिज्म को कुचलने की जरूरत है और उसके बाद नेक्स्ट बात आएगी कि बातचीत कैसे हो, क्योंकि आज वो समय है जब कश्मीर में बैठे हुए जितने भी बड़े नेता हैं वो यही बात करते हैं कि इस टेररिज्म से निजात पाने की ज़रूरत है, और वो तभी आएगा अगर इसका एक क्लिनिकल सॉल्यूशन होगा। तो बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये डिस्कशन कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग ये समझ पाएँ कि आखिर कश्मीर में पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है, जिसे इंडिया लगातार काउंटर करता है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और बात तो ये भी हो रही है कि पीओके को वापस लेना है, फिर कश्मीर पर तो सवाल ही नहीं उठता।